हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके बीच में जो हम समझाएंगे उसको भी आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन काफी बार आते हैं। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कई बार रिपीट किए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है, तो आप लोग इसको वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्थाई लोकसभा अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? देखिए, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। जब लोकसभा नवगठित होती है, लोकसभा जब नई नई गठित होती है तो उस समय एक शपथ दिलवाने के लिए एक नया स्पीकर को गठित किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ये किसी भी पार्टी का हो सकता है, मैक्सिमम इसे वरिष्ठतम लिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? देखिए, 10वीं अनुसूची में अगर कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है, दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे लोकसभा अध्यक्ष जो है इसे टर्मिनेट कर देता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसकी जो निर्भरताएं हैं वो आर्टिकल नंबर 101 में दी गई हैं, ध्यान रखोगे। अगर राज्यसभा की बात करेगा तो उसकी दी गई है 102 में। ठीक है, और राज्यसभा में हमेशा ध्यान रखेंगे जो राज्यसभा का सभापति होता है, जिसे उपराष्ट्रपति कह सके हैं, उसे वो हटाता है। लेकिन लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा का अध्यक्ष उसे हटा देता है। ठीक है, अगर 10वीं अनुसूची के बाद की बात होगी तो उससे ध्यान रखेंगे हमेशा कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट को ध्यान रखना हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा को बजट के मामले में अधिकार बहुत कम दिया गया है। लोकसभा किसी भी बजट को पास कर देता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसे स्वीकार कर लेता है तो ध्यान रखना इस चीज को कि राज्यसभा उसे वापस नहीं कर सकती है, सिर्फ 14 डेज तक उसको रोक सकती है और उसमें कुछ सुधार करने के लिए बोल सकती है लोकसभा को। लोकसभा अगर उसे चेंजमेंट करने के लिए तैयार होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है, लेकिन राज्यसभा को दोबारा उसे पास करना ही पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आप क्वेश्चन बहुत सारे हम बताएंगे आपको। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये किसके लिए लाया जाता है? तो सरकार जो चल रही है उसके खिलाफ लाया जाएगा। तो सरकार किस सदन में चलती है? हमेशा लोकसभा में। लोकसभा में अगर किसी भी पार्टी को बहुमत है तो वो सरकार बनाएगी अपनी। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, किसी भी पार्टी के पास अगर राज्यसभा में बहुमत है उसके बावजूद भी उसे सरकार में नहीं माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमेशा सरकार किससे बनती है? लोकसभा से। इसलिए ध्यान रखेंगे 17वीं लोकसभा के अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? मोदी जी हैं। और रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। वित्तीय बिल कहाँ लाया जाता है? वित्तीय बिल कहाँ पास किया जा सकता है? देखिए, वित्तीय की बात करेंगे तो वित्त से संबंधित अधिकार किसको दिए गए हैं? लोकसभा को। ध्यान रखेंगे। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में वर्ष में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? देखिए, सत्र तो 3 होते हैं, लेकिन सबसे कम होने चाहिए वो 2 बार, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम डिफरेंस है, जो कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लोकसभा के 2 सत्र मस्ट हैं, होने ही चाहिए। ठीक है, वैसे 3 सत्र होते हैं, आप तीनों के नाम कमेंट में बता सकते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? देखिए, लोकसभा की बात करेंगे तो पहली बार इसके आम चुनाव जो है 1952। वैसे इसके चुनाव जो है 51 से स्टार्ट होते हैं, 1951 से स्टार्ट होते हैं और 1952 तक चलते हैं। लेकिन इसकी जो लोकसभा है, पहली लोकसभा गठित कब हुई थी? तो 17 अगस्त 1952 को। 17 अगस्त 1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो देखिए, भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था जो है 1976 ईस्वी में लागू की गई थी। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा के
मेंबर की आयु पूछी गई है, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज, ठीक है। इसीलिए लोकसभा को युवाओं का सदन बोलते हैं और जो राज्यसभा है इसको बूढ़ों का सदन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, पढ़े लिखों का सदन भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी? देखिए, ये अमेंडमेंट था, 61st अमेंडमेंट था, जो कि 1989 में आया था। और इसको लाया कौन था? तो राजीव गांधी जी लाए थे। राजीव गांधी उस समय पीएम थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन बोले या प्रथम सदन बोले, निम्न सदन बोले या फिर प्रथम सदन बोले या फिर प्रत्यक्ष सदन बोले, प्रत्यक्ष सदन बोले, युवाओं का सदन बोले, जनता का सदन बोले, ये सभी किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार व राज्यसभा के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक है। मौलिक अधिकार व राज्यसभा के नीति निर्देशक तत्व में क्या समानता है? ये एक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। देखिए, डीपीएसपी की बात, डीपीएसपी जो है और जो फंडामेंटल राइट हैं, ये दोनों, देखिए फंडामेंटल राइट सरकार को देने ही पड़ेंगे, सरकार को देना ही पड़ेगा। डीपीएसपी सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, इसीलिए कहा गया है कि डीपीएसपी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। इसीलिए इसे केटी शाह ने क्या कहा था? सरकार का चेक के समान है, मतलब कि एक तरीके से बैंक के चेक के समान है। देखिए, अगर आपके पास कोई फंडामेंटल राइट है, तो अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। लेकिन अगर डीपीएसपी में कोई चीज लिखी हुई है, वो सरकार आपको नहीं प्रदान करती है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 37 में इसका जिक्र किया गया है, क्योंकि ये वाद विवाद योग्य ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए डीपीएसपी जो है, इसका क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पे? सरकार के पास अगर चीज है तो सरकार देगी, सरकार के पास उपलब्ध नहीं है कोई चीज तो नहीं देगी। आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी साफ साफ बात की गई है। देखिए, देखो एक चीज और ध्यान रखना, इस चीज को, डीपीएसपी का भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 4, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और फंडामेंटल राइट का 3rd नंबर है, भाग नंबर 3 है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है। हाँ, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन समझिए आप, यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिए। देखिए, इसके बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट सरकार को आदेश देते हैं कि सरकार आपकी सहायता करेगी। जैसे आप जानते हैं, 41 नंबर आर्टिकल कहता है कुछ दशाओं में सरकार आपकी सहायता करेगी। जैसे आपको पता है, सरकार राशन कार्ड बनाती है, आपसे कोई पैसा नहीं लेती है। आधार कार्ड बनाती है सरकार, कोई पैसा नहीं लेती है। जैसे अभी वैक्सीन लगाई थी, आपसे सरकार पैसा नहीं लेती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सरकार के काम हैं जो सरकार फ्री में करती है, ठीक है। कुछ दशाओं में स्त्री प्रसूति सहायता, जैसे आपको पता होगा कि गांव में जो आंगनबाड़ी की महिलाएं होती हैं, वो जो जब गर्भवती महिला होती है तो उसको बहुत सारा चीज दी जाती हैं। तो इस सब राज्य की कल्याणकारी राज्य को आदेश देती है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? ये भी डीपीएसपी में लिखा हुआ है। आपको पता है इस चीज के बारे में भी, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो साफ साफ इसी में समझ में आता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह किसका कथन है? तो केटी शाह का कथन है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। देखिए, सरकार के पास ये जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी,
या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये क्यों बनाए गए थे? देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार के पास अगर संसाधन उपलब्ध हैं, सरकार के पास अगर संसाधन उपलब्ध हैं तो सरकार वो देगी। अब सरकार के पास कोई चीज उपलब्ध ही नहीं है तो कैसे सरकार दे पाएगी? इसीलिए इनको डीपीएसपी में डाला गया है, जिसके खिलाफ जनता आवाज भी ना उठा पाए, और सरकार के पास अगर उस चीज के लिए चीज है तो वो सरकार देगी आपको। ठीक है। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? इसके लिए बहुत सारी शर्तें हैं। 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है एक जो फॉर्म होता है उसको फिल करना पड़ेगा, और आपको कोई बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे आपको कोई फील्ड में अच्छी नॉलेज है तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जैसे कोई आप लिटरेचर में हैं तो आप प्राप्त कर सकते हो, आप एक्टर हो तो प्राप्त कर सकते हो, जैसे अन्नान सामी है। ठीक है। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ठीक है। भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश 1953 में इसको गठित किया गया था, आपको याद है इस चीज के बारे में। ठीक है। हालांकि 1956 में ये बना था, 53 में इसकी मांग की गई थी। ठीक है, 56 में। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग किसको कहा गया है? ध्यान रखेंगे आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? संविधान का रक्षक, ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही बनाया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही बनाया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, लोकसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे, उसको उपराष्ट्रपति को सैलरी नहीं मिलती है, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी मिलती है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको सैलरी मिलती है। ठीक है। और इसकी प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 4 लाख के समथिंग में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और प्रेसिडेंट की कितनी है? तो 5 लाख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और हाई कोर्ट के जो चीफ जज हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं इंडियन कोर्ट के, तो उनको क्या बोला जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। इनको कितनी मिलती है? तो इनको मिलती है 2.8 लाख। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी को 2.5 लाख है। और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको मिलती है 2.5 लाख, और बाकी जो रह जाते हैं उनको मिलती है 2.25 लाख। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु, चाहे उपराष्ट्रपति बोले या राष्ट्रपति बोले, दोनों के लिए 35 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी, हमने आपको बताया था। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष थी। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको हाईएस्ट, ध्यान रखेंगे, 65 वर्ष होती है। ध्यान रखेंगे इस चीज, ठीक है। और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। चाहे वो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, दोनों का ही कार्यकाल, ध्यान रखेंगे, पूरा पूरा 5 वर्ष आता है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु भी हो जाती है और बीच में चुनाव होता है, तब भी वो कार्यकाल दूसरा अपना पूरा 5 साल का ही करेगा। ठीक है। इसलिए साफ साफ एक बात कही भी गई है इसके बारे में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दूसरे के कार्यकाल की जूठन नहीं खाता है, वो पूरा अपना 5 साल पूरा करता है। ठीक है। अब बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? तो ध्यान रखें इस चीज को, सर्वोच्च न्यायालय देखता है। चाहे कोई भी विवाद होगा तो आर्टिकल नंबर 71 के तहत है। आर्टिकल नंबर 71 में जिक्र किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव का अगर कोई भी धांधली होती है, किसी प्रकार में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो आर्टिकल नंबर 71 के तहत हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन होने चाहिए? देखिए इसमें अनुमोदन होने चाहिए 20 अनुमोदक होते हैं और 20 ही इसमें प्रस्तावक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? पहला पूछे तो भी यही है और लगातार 2 बार पूछे तो भी यही थे।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे हमारे देश के ये पहले उपराष्ट्रपति थे और इन्हीं के बर्थडे को 5 सितंबर पे हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो सबसे पहले राज्यसभा में। एक चीज समझ लीजिए, देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर निर्वाचक मंडल के रूप में जब चुनाव होता है तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक इसको जब साइन कर देते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में ध्यान रखेंगे इस चीज को 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से पास कराने के बाद जो मतलब कि अगर पास हो जाएगा तो इसके बाद ध्यान रखेंगे इस चीज को आपको जो है इनको निकाल दिया जाएगा। मतलब कि अगर 2/3 बहुमत से 2/3 से बहुमत से इसको पास कर दिया गया तो इनको प्रस्ताव जो पदच्युत करने का प्रस्ताव है इसको पारित हो जाएगा और 1/4 जो है से इसको पास कराना पड़ेगा और ऐसा अगर यहाँ से पास हो गया दोनों से तो ये हट जाएंगे। लेकिन अगर पूछ लेगा कि इनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, निर्वाचक मंडल में ध्यान रखेंगे इस चीज को कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं निर्वाचक मंडल में। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों पास करते हैं, लेकिन इसमें जो विधानसभा या विधान परिषद होती है इससे कोई भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के में विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा, ये थोड़े डिटेल में हो जाएंगे। ठीक है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो राज्यसभा में पहले। ठीक है, लेकिन दोनों में ही पास कराना पड़ता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, लोकसभा के जो लोकसभा में है उसमें भी पास कराना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे, ये उपराष्ट्रपति की बात चल रही है, यहाँ पे राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उसको किसी भी सदन में पास करा सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो उसको हटाने का प्रस्ताव आप जानते हैं हटाएगा कौन? संसद। किसके थ्रू? जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है उसके द्वारा हटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हमने बताया आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब वोट बराबर हो जाते हैं सदन में तब उसका प्रयोग करता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, शपथ की बात करेंगे तो शपथ भी इसको दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति ही दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति को शपथ पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है राष्ट्रपति को शपथ। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चुनाव कौन करवाता है अगर पूछे तो ध्यान रखेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन CEC। ठीक है, आर्टिकल नंबर 324। हाँ, बात करेंगे उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, अभी बता चुके हैं हम आपको। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? दोनों के लिए एकल संक्रमणी प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो जिनको हम चुन के भेजते हैं वो चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को। और इसमें भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के ही मेंबर भाग लेते हैं, ध्यान रखेंगे, टोटल मेंबर भाग लेते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है और इसी की इसको सैलरी मिलती है, ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं इसीलिए इसे कहा जाता है पदेन अध्यक्ष। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? देखिए, हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया कहां से है? तो वो लिया है अमेरिका से, यानी कि USA से। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे इस चीज को कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद की तुलना किससे की जाती है? USA के उपराष्ट्रपति से की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना कमेंट में। और वीडियो में काफ़ी चीज़ डिटेल में समझाई गई हैं, आप उनको ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट जरूर करना उसको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।